चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं ना, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आधे घंटे में ही हो जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट में, ठीक है। चलो ओके। इससे पहले वाली क्लास कितनी देर की थी तुम लोगों की? 1 घंटा या उससे कम? यस 1 आवर मैम। ठीक है जी। जल्दी हो गई थी, फिर वो सर बता रहे थे कुछ। चलो बच्चों आ जाओ। वो शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें? बेटा शिफ्ट 1 के कल मैंने डिस्कस कर दिए थे ना, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 के। कल मैंने 3 पेपर डिस्कस किए थे तुम लोगों के साथ, 3 अप्रैल के दोनों शिफ्ट्स के और 4 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के डिस्कस किए थे, ठीक है। चलो तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने तुम्हें वैसे ही बोला था कि ग्रुप 13 और 14 के ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने W से आप लोगों को बताया था, है ना। इस तरीके से आपको W बनाना है। यहाँ पे बोरोन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा और थैलियम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी है? बोरोन की है, एक ही ऐसा ऑप्शन है मेरा बेटा। और सबसे कम किसकी है? इंडियम की है। तो अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो बोरोन की सबसे ज्यादा, थैलियम की, गैलियम की, एल्यूमिनियम की और लास्ट में मेरा बेटा इंडियम की, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को पढ़ के जाना है अपनी शिफ्ट्स के लिए। मैं बताती हुई चलती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैंने कल भी बताया था, फिर मैं बोल रही हूँ, एक मिनट रुको। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, एनसीईआरटी टेबल, ठीक है जी। चलो चलो यस मैम। ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, पढ़ना एक बार इसको। इसमें वो बोल रहा है कि ClF3 के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी में बना रखे हैं। अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग किया है आप में से, तो जो एनसीईआरटी में टेबल दिए हुए हैं ना शेप ज्योमेट्री के, वहां पे ये 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ClF3 का हमें पता है टी शेप स्ट्रक्चर होता है ना, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं मेरा बेटा? लोन पेयर होते हैं। तो अब ये लोन पेयर इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे भी हो सकते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल भी हो सकते हैं और एक्सियल एक्सियल पे भी हो सकते हैं ना, क्योंकि 2 लोन पेयर हम कहीं भी लगा सकते हैं। बोलो हाँ के ना? यस मैम। है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या है? पॉसिबल तो है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर वो कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, नहीं ये तो गलत हो गया, बल्कि थर्ड वाला तो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इक्विटोरियल पे हम लोन पेयर लगाते ही इसलिए हैं ताकि उसको 90 डिग्री की बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन क्या मिले? कम मिले। अगर इक्विटोरियल पे लगा रहे हो तो उसको 290 डिग्री की रिपल्शन मिल रही है, बट अगर आप उसको एक्सियल पे लगा रहे हो तो देखो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड से ये भी इससे खा रहा है, इससे ये भी खा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ए थर्ड वाला तो क्या होगा? मोस्ट सॉरी लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला होगा, उसके बाद सेकंड वाला होगा और लास्ट में क्या होगा? थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड वाली इनकरेक्ट है। हो जाएगा? मैम मैंने पढ़ा था ये टीबीपी में लोन पेयर इक्विटोरियल पे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा था। तो मैं तो इसे गलत मान लेता कि इक्विटोरियल पे बनाओ। हाँ तो इक्विटोरियल पे ही तो है मेरा। अच्छा ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी पढ़ी? नहीं। गलत बात है ना, आज पढ़ना। अपनी एनसीईआरटी एक बार खोलो अगर लेके बैठे हो तो, वहां पे ब्लॉक तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। ना उसमें, अरे केमिकल बॉन्डिंग वाले ना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक एनसीईआरटी में वीएससीपीआर की वो दी हुई है टेबल, वहां पे ClF3 में जाओ अगर तुम लेके बैठे हो तो, वहां पे 3 स्ट्रक्चर बोल रखे हैं और बोला हुआ है कि फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, वहीं से लाइन उठाई है। ठीक है, तो पॉसिबल आपके तीनों हो सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बायोमोलिक्यूल से थोड़ा सा इसने अलग से सवाल पूछना चाहा, लेकिन बहुत अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, मतलब लाइक आपका तो अभी नहीं हुआ पेपर, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप कर पाओगे, अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें स्ट्रक्चर्स का आइडिया है तो।
देख वो कह रहा है एक्स जो है वो डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, 2 अमीनो एसिड से मिलके बना है, बोलो। ठीक है, फिर उसको आप हाइड्रोलाइज करा रहे हो तो डाइपेप्टाइड, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आपको 2 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, एक वाई मिल रहा है और एक जेड मिल रहा है। ठीक है, वाई को जब आप HNO2 से ट्रीट करा रहे हो मेरा बेटा तो तुम्हें लैक्टिक एसिड मिल रहा है। फर्स्ट यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। सबको मालूम है क्या लैक्टिक एसिड ये होता है, देखो एक बार मैं बना दूं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि Z को जब तुम गर्म करोगे तो तुम्हें ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब तुम्हें बताना है Y और Z क्या होगा। ठीक है, सोचें थोड़ा सा, तुम सोचो कैसे कर सकते थे, छोड़ के आने वाला सवाल नहीं था ये। अगर बायोमोलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना था। अब तुम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। HNO2 के साथ याद है अपन लोग डाइजोनियम सोल्ट बनाते थे, याद है तुम लोगों को, याद है? यस मैम। अब तुम इतना तो श्योर हो अगर कोई अमाइनो एसिड है मेरा बेटा तो पक्का ये वाला ग्रुप तो सेम ही रहने वाला है उसमें। यहाँ पे COH बना दो और यहाँ पे R चेंज होगा और फिर R चेंज होता जाएगा तो नाम चेंज होते जाएंगे, ये तो मानते हो आप? यस मैम। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको HONO के साथ ट्रीट करा देती हूँ तो डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, फिर वो अल्कोहल बन जाता है। क्या ये वाली रिएक्शन तुम Yes, लोगों ने ma'am. पढ़ी? क्योंकि उसने मिक्स करके पूछा है। तो यानी कि अब क्या रहा होगा, अब तुम्हें ये देखना R क्या रहा होगा, देख लो यहाँ से लैक्टिक एसिड में क्या आया हुआ है, CH3। यानी कि ये R क्या रहा होगा तुम लोगों के पास, CH3 पल्ले पड़ा। और ये Yes, किसका ma'am. स्ट्रक्चर होता है, एलेनिन Alanine। का। तो ऑप्शन तुम्हारा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हें लाइसिन पे देखना है, लाइसिन और ग्लाइसिन। अब तुम खुद देखो ये कैसे बना होगा, CH2CONH। देख रहे हो आप, कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं, देखो एक बार ध्यान से देखो। एक बार मैं यहाँ बना देती हूँ, है ना, स्पेस कम है थोड़ा, देखो एक बार, COH NH2। ठीक है, आगे NH2 CH2 COH। अब एक बार बताओ, इसको अगर मैं यहाँ से पानी निकाल दूं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना, NH2 CH2 CONH। तो CH2 किस में होता है, RH कब होता है, जब हमारा ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन में तो RH होता है ना, भूल गए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। ये देखो ये रहा होता, ये रहा, दिस इज ग्लाइसिन। तो मतलब ये किससे मिलके बना होगा, यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, ग्लाइसिन रहा होगा। तो 2 अमाइनो एसिड्स पता चल गए तुम्हें, एलानिन और ग्लाइसिन। ऐसे करना था सवाल। ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट अगर तुम वहां करते तो कम टाइम में तुम्हें पता लग सकता था, अगर नहीं पता चलता तो फिर छोड़ के ही आते। ठीक है, तो इस टाइप से होना था। अच्छा सवाल है। रेफरेंस के लिए मैंने सॉल्यूशन लगा दिया, देखना हो देख लेना। ओके, इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो एक बार, केमिकल काइनेटिक्स से पूछ लिया क्वेश्चन उसने। देखो एक बार, रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t, क्या इसके ग्राफ हमने पढ़े हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छे से पढ़े हैं हमने। क्या होता है, k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस EA/RT। ln ले लो, ln k क्या होगा, ln a माइनस EA/RT। अगर तुम लोग में चेंज कर लो तो ln क्या होता है, 2.303 लोग होता है, बोलो। तो log k इज इक्वल log a माइनस EA/2.303 RT। अब 1/t क्या है तुम्हारा, x एक्सिस पे है, log के y एक्सिस पे है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस EA/, बोलो, अरे बोल दो, ऐसे चुप बैठो जैसे कभी पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा क्या, या मेरी आवाज पढ़ा है, आ रही है आवाज। पढ़ा है ना?
ठीक है। यस मैम। तो आपको बेसिकली स्लोप बताना है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन कंसिडर नहीं करोगे, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ सेकंड आंसर तो लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं, ये देखो ये E1 का EA1 एक्टिवेशन एनर्जी 1 का स्लोप है, और ये आपका ये वाला आपका EA3 वाला स्लोप है, और ये आपका E2 वाला है। तो देखो जो ज्यादा स्लैंट होगा उसका ज्यादा स्लोप होगा। तो Yes, मुझे किसका दिख रहा है? EA3 का जो है वो ज्यादा स्लोप दिख रहा है। तुम सबको दिख रहा है? yes ma'am. EA3 का ज्यादा स्लोप दिख रहा है। उसके बाद आपको ये रहा EA2 का दिख रहा होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में किसका है? A1. जो जितना ज्यादा ऐसे देखो इधर स्लैंट होगा ना, उतना ही ज्यादा स्लोप होता है। ठीक है, तो EA1 का क्या होगा? लास्ट में होगा। तो इसने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है उसने, लेकिन वो किसी और टॉपिक से पूछा था, बट टाइप यही था। ठीक है जी, तो यानी कि इसका आंसर अपना हो जाएगा सेकेंड। ओके, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो मेरा बेटा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, जीओसी का बेसिक सवाल तुमसे पूछा है, लो बता दो। चलो, जीओसी का बेसिक सवाल तुमसे पूछा है। अरेंज द, मुझे ना थोड़ा सा सही लगा ये वाला पेपर, सही इन द सेंस कि अगर जो कई बच्चों ने ना, जिन्होंने की एक बहुत अच्छे लेवल की केमिस्ट्री है ना, वो पक्का 20-21 क्वेश्चन बना के आए होंगे जिस हिसाब से मैंने, अगर यही क्वेश्चन है क्योंकि मेमोरी बेस्ड सवाल है, अगर बिल्कुल सेम टू सेम ही यही है, कुछ एक दो का हो सकता है डिफरेंस है, तो बच्चे आराम से करके आए होंगे 20-21 सवाल। चलो तुम करो, तुम देखो तुम कर पा रहे हो ये वाला क्वेश्चन। चलो चलो, 18 बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अवध, भंसिका, सोहिल, रूपा, अमर, माही, सिद्धार्थ, नंदनी, थर्ड लग रहा है तुम सबको। Third होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा. 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता मैम है। 2 लग रहा है, 2 है, 2 लग रहा है। 2 है A मैम। C B 2 है मैम, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस बढ़िया है। देखो बच्चों, आप ना एक छोटी सी, छोटी नहीं एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दे रहे हो यहाँ पे, कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर भूल चुके हो। रेजोनेंस को आप सबसे पहले देखते हो, फिर आप हाइपर कंजुगेशन को देखते हो, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर आता है, और रेजोनेंस से भी पहले हम एरोमेटिसिटी को देखते हैं। अब एरोमेटिक तो नहीं है तो इसको भूल जाओ। रेजोनेंस है क्या? हाँ मैम, यहाँ रेजोनेंस है, देखो एलाइलिक डिग्री, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो ए वाला तो देखो ना सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो यहाँ पे भी नहीं है, कैसे होगी? डबल, सिंगल, डबल, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो ए सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखो क्या है, बी या सी में से चेक कर लो। सी वाला होगा बिकॉज टर्शरी है, या यू कैन ऑल्सो से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने हैं? 3 और 4, 7, 7 अल्फा एच है, और जबकि इसमें कितने हैं? 2 और 2, 4, 4 अल्फा एच है। तो सी वाला ज्यादा हो जाएगा मेरा बेटा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? डी वाला, प्राइमरी डिग्री, या यू कैन से एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। भूल गए थे ये वाली चीजें? नहीं भूलनी बेटा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? अब कर लोगे? यस मैम। रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन देखो मेरा बेटा, करने की कोशिश करो। ये देखो मैंने कहा था अनपेड इलेक्ट्रॉन पे सवाल आ रहे हैं, कल वाली शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, चलो मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है, बाकी एक बार ट्राई करो, देखो कुछ और आ रहा है क्या किसी का, या फर्स्ट ही आ रहा है? या आ ही नहीं रहा?
फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। आयुष आप एचपी से हो क्या? यस मैम। मतलब जब मैंने बैच लिया था एक बार B04 का, आप ही थे क्या वो आयुष उस बैच में? यस मैम। अच्छा वो आयुष, ठीक है, पहचान गई मैं। ठीक है, देखो फर्स्ट आ रहा है क्या, इधर आओ। NiCO4 ये वाला कॉम्प्लेक्स एक पहली शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। तो ये आपको पता है डायमैग्नेटिक होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, है ना, सारी पेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखो निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकल का क्या होता है एटॉमिक नंबर 28, ये होता है आर्गन 18 3d8 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा 3d6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी, बोलो। तो ये भी क्या होगा 0 अनपेयर्ड होंगे, यानी कि ए और बी का सेम है। अगर यही ऑप्शंस थे तो आपको बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो आयरन मैम प्लस, Ni की +4 है उसमें। हाँ CN6 है ना मेरा बेटा, x - 6 = -2, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा एक का कर, ओके ओके। ठीक है। आयरन +3 में D5 होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे ज्यादा C में होंगे। कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, कोबाल्ट +3 में क्या होता है D6 होता है, बट वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कर लोगे? चलो, आयुपेक नेमिंग से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, यहाँ पे भी है। आयुपेक नेमिंग अच्छा सवाल है, करके देखो क्या आएगा। मैम फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट, और देखो 2 बच्चे फर्स्ट बोल रहे हैं, आप बाकी सारे बच्चे अपने हिसाब से चेक करो। सेकंड वन। हाँ मनप्रीत, फर्स्ट यू। फर्स्ट। देखो मल्टीपल बॉन्ड को आपको पता है लोवेस्ट प्रायोरिटी तो मिलती है, नो डाउट, लेकिन अगर दोनों ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे हैं तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो नंबरिंग अपन यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। ये आयुपेक नेमिंग का रूल ही है जो मैंने बताया। तो 1 पे क्या है, ईन है, देखो सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और 4 पे हाइड्रोक्सी है, बट अल्फाबेट में पहले ई आता है बाद में वाई आता है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाए। बन गई बात? चलिए यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8 करो, तुम खुद करो ट्राई, फिर मैं बताती हूँ। ओके, सो आयुष को थर्ड लग रहा है। बेटा एक्वस KOH मैम तो सेकंड एलिमिनेशन, सेकंड। ओके, एक्वस KOH तो मेरा बेटा एलिमिनेशन करवाएगा ही नहीं ना, एक्वस KOH तो अपना सब्स्टिट्यूशन कराता है ना, यस मैम। क्योंकि डाइल्यूट एक्वस पानी है, मतलब तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस की तरह नहीं काम कर पाएगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कर पाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो ये गलत है बेटा। उसने बोला एलिमिनेशन होगी हमेशा और वो भी मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, सरासर गलत है। एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो पहली गलत हो जाएगी, दूसरी सही हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। 9th क्वेश्चन करो मेरा बेटा। आपको सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट दिया है HBr का, ठीक है। अब तुम देखो, ये जब भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर मान लो समझ में नहीं आता, ऑप्शंस को देख लो एक बार।
ऑप्शन से 80% टाइम हिंट मिल जाता है कि क्या करवा रखा है। अलग अलग पोजीशन पे BR लगा रखा है, अब तुम देख लो कहाँ पे लगेगा BR। साहिल कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन मैम। बाकी एक बार देखो, कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो कहाँ पे स्टेबल बन रहा है। First. पुनीत कह रहे हैं फर्स्ट, और मनप्रीत कह रही है फर्स्ट। ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड, थर्ड ठीक है, सेकंड फोर्थ ठीक है, फर्स्ट बन रहा है तुम लोगों का, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी का नहीं बन रहा ना, तो ये अच्छी बात है, फोर्थ तो नहीं बन रहा एटलीस्ट। ठीक है, चल देखो मेरा बेटा, मैं 1 बाय 1 समझाती हूँ। फर्स्ट तब बनेगा जब तुम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओगे, क्या कहते हो, बोलो बोलो ना, है ना, Yes, ma'am. बोलो बोलो। हाँ, तो जब आपका, एक सेकेंड, यस ओके, तो यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा कार्बोकेटाइन। अब तुमने सोचा होगा मैम ये तो टर्शरी है ना, तो तुमने बोला होगा इसीलिए, है ना, यही रीजन है ना जिसने भी फर्स्ट। नहीं मैम, ब्रेड्स रूल 8 से उस ज्यादा पे नहीं लगता ना। आ रही हूँ उस पर। ठीक है, मान लिया जिसने भी फर्स्ट बोला ये बोला, ठीक है, आगे आओ। सेकंड कैसे बन सकता है, जब तुम बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। बेटा ये ना फ्यूज्ड सिस्टम है वरुण, इसको हम फ्यूज्ड सिस्टम बोलते हैं, जब रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, रिजिड नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो ये एलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। वहां पे टर्शरी बन रहा था बट वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो तुम बताओ कौन से वाला ज्यादा फेवरेबल होगा, ये वाला होगा, बोलो। Yes, क्या ma'am. कहते हैं? Resonance वाला. है ना, रेजोनेंस आ गया यहाँ पे। और अगर तुम मान लो कह रहे हो कि मैम थर्ड वाला ऐसे बन सकता है, तो वहां पे तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई रेजोनेंस और सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसीलिए हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट होना था। ऐसे टाइप के सिस्टम को फ्यूज सिस्टम बोलते हैं। ब्रेड्स उसमें सिर्फ 2 रिंग होनी चाहिए बस, ब्रिज हेड वाले में, जनरली ब्रिड्स ब्रिज रूल हेड, में। हाँ जनरली ब्रिज हेड में इस तरीके से ही होता है, तुम लोगों का 2 रिंग दे रखी होती है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन देखो ब्रिज हेड में क्या है ना, आपका जनरली यस 2 रिंग ही दे रखी होती है, बट हाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सुना होगा तुम लोगों ने, मैं एक एक्स्ट्रा चीज और बता देती हूँ तुम लोगों को। ब्रिज हेड में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन होती है ब्रिज हेड वाली, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हो ना, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर सुना हो कभी, फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण रिजिड पोजीशन पे डबल और पॉजिटिव चार्ज वहां पे आ जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझते हो, वो अपने आप को चेंज कर सकता है, लाइक अपने आप फ्लेक्सिबल है तो स्ट्रेन को वो कम कर सकता है। बट जितना जेई मेंस में पूछा गया है उतना आप ध्यान रखोगे ब्रेड्स रूल कि ब्रिजेड पोजीशन पे नहीं होता है, तो इस तरीके से होगा। ये बेटा फ्यूज्ड सिस्टम है, ये देखो ब्रिजेड ये होता है ना तुम लोगों का, या ये होता है, या ऐसे कुछ बना रखा होता है, देखो। यस मैम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलूं आगे, चलो यस मैम। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन उसने पहले पूछा नहीं, तो फॉर्मूला ही पूछा है वैसे तो, फॉर्मूला ऑफ क्रायोस्कोपिक, तो डेल्टा एस नहीं होता, नीचे डेल्टा एच होता है, तो ये गलत है ना। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखो, वाटर का केएफ ज्यादा होता है बेंजीन से, तो देखो ये आपको थोड़ा फिर पता होना चाहिए था कि वाटर का 1.86 होता है, बेंजीन का 5 के आसपास होता है, तो ये भी क्या हो गया। मैम मेरे को बोला था कि इसने कि केएफ वगैरह याद मत करो, वो गिवन होती है हर बार। फिर से बोलो।
मतलब के एफ वैल्यू या के बी वैल्यू हमें याद नहीं करनी कभी भी, वो हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में। मैंने भी और यही ये बोला उसी पे था पूछ बच्चों रहे को। हैं। मैंने भी यही बोला बच्चों को मत करना कभी। अब कौन, इतने सारे सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना। अब दुनिया जहान के सॉल्वेंट है, याद थोड़ी ना रहता है। चल केएफ का तो फिर, वाटर का तो चलो फिर भी याद रह जाए कि वाटर का काफी ज्यादा यूज करते हैं। बेंजीन का तो फिर थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है कि याद रहे। तभी मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया है। कोई नहीं, कर जाना, वाटर का कर जाना, एक बेंजीन का कर जाना। क्या पता तुम्हारी शिफ्ट में कोई ऐसा सवाल आ जाए तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी इससे। तो कई बार मैम होता ऊपर है वरुण, ऐसा होता है, वो डाल देते हैं कई बार ऐसा क्वेश्चन जो मतलब सर पैर ही ना होता जिसका। ये मैम मैं खुद सोच रही क्यों दिया। हाँ बेटा सोहेल। मैम ऊपर वाला तो कभी देखा ही नहीं है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। ये वाली, हाँ ये तो हाँ अभी एनसीईआरटी में दिखाती हूँ फॉर्मूला मैं। है ना। एनसीईआरटी में जाओ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वहां एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको देखो, वहां से दिया है इसने ये। हम पता है ध्यान नहीं देते हैं। इवन जब मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं जनरली ये बस बता के छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी आता ही नहीं है यहाँ से क्वेश्चन। वो आज इसने दे दिया यहाँ से। ये होते हैं अनएक्सपेक्टेड सवाल, और यहीं से ही होता है फिर कंपटीशन स्टार्ट। तो एक बार फॉर्मूला देख जाना ये वाला। क्या पता वो केबी का पूछ ले तुम्हारी शिफ्ट में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आता तो छोड़ देना था। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो एक्सपेक्टेड था। ये वाले तो पीवाई क्यू में किए होंगे तुम लोगों ने काफी सारे। करो इसको सोल्व। एडियाबेटिक में क्या होता है बताओ सारे बच्चे मेरे को। हीट का डेल्टा क्यू एक्सचेंज नहीं जीरो। होता, P होगा। Q0 होगा, Third और वाला। एक का थ्री। देखो एक ही ऐसा ऑप्शन था। अगर तो ये जो मैं लाई हूँ ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही थे पेपर में, तो बल्ले बल्ले। मैम ये वैसे वो नहीं है, डेल्टा क्यू होता है ना, क्या हीट चेंज होगा ना, क्यू थोड़ी जीरो हो जाती। हीट डेल्टा आपका जी होना स्लोप चाहिए। फंक्शन थोड़ी ना है। नहीं फिर भी मैंने देखा था कि डेल्टा यू डेल्टा क्यू ऐसे ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल तो डिफाइंड ही नहीं होती। एक सेकेंड, हम लोग ये लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं फर्स्ट लॉ में। डेल्टा क्यू लिखते हैं ना, उसमें कई नहीं कई लिखते बुक्स में हीट चेंज। कई बुक्स में लिख देते हैं डेल्टा क्यू, लेकिन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। जितने भी तुम न्यूमेरिकल वगैरह करते हो देखना, उसमें डेल्टा क्यू लिखा ही नहीं होगा। नहीं एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू जीरो होना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा आप बोल रहे हो कि डेल्टा क्यू, हाँ कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है, क्या नाम है वरुण, डेल्टा क्यू लिखा होता है, और कुछ कुछ बुक्स में क्यू इज इक्वल टू जीरो लिखा होता है। अब इसने मान लो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू जीरो लिख दिया तो कोई नहीं, अब हमें दिख रहा है और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए, तो वी हैव टू मार्क थर्ड वाला ना। यस समझ मैम। रहे हो, कई बार बहुत बार ऐसा होता है, इवन कुछ कुछ चैप्टर हो भी चुका है पहले, जो हमें मतलब लाइक जैसे अभी आप बोल रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं है मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए का थर्ड ही होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे है भी नहीं possible। तो इसीलिए ए का थर्ड यहाँ पे आपको मार्क करके आना पड़ेगा। अब पेपर में आप नहीं बोल सकते ना किसी को, चैलेंज करूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ए का यहाँ पे थर्ड होगा। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, चेंज इन प्रेशर जो होता है वो जीरो रहेगा। तो क्या होगा उसके लिए, ये वाला ए का, बी का फोर, सी का वन होगा, क्योंकि क्यू क्या होता है आइसोकोरिक में, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। तो डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जीरो होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज क्या होता है, जीरो होता है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो टेम्परेचर चेंज जीरो होगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा, तो क्यू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। यस मैम। तो बस आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। थर्ड ऑप्शन। बाकी बच्चे करो।
थर्ड आ रहा है आइडोफोम, क्या बोला है, येलो प्रेसिपिटेट बोला हुआ है, आइडोफोम टेस्ट है ये। तो आइडोफोम में आप क्या करते हो, एक तो आपका मीथाइल कीटोन होता है, आप पढ़ते हो, और उसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये होगा, ये सेकेंडरी है, ये होगा, ये नहीं होगा, एसिड नहीं देता बेटा, एसिड है ये, ठीक है, ये नहीं देता है आइडोफोम, और ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये दे देगा। तो मैम आपका सब सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं? हाँ, सेकेंडरी कैसे अल्कोहल मैम? में ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन करने पे आपका मीथाइल कीटोन बनना चाहिए, हाँ जब तुम हाँ। इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो यानी कि अब ऑप्शन हो गया ए, बी और डी, सी नहीं होगा बेटा, ठीक है जी, बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। पढ़ लेना एक बार आइडोफोम, इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, ये अच्छा है, अरे ये गजब का क्वेश्चन है, इस बार पढ़ना इसको, मस्त है, पढ़ो एक बार क्या पूछ रहा है। एक बार तो मैं भी सोची क्या दे दिया इसने, बट आसान है। आया क्वेश्चन समझ में? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स पहले तो देखो कौन सा होगा, तुम नजर मारो जल्दी से, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा मेरा बेटा? अवध कह रहे हैं सेकंड, स्टेबल बोल रहे हो क्या बेटा, या ऑप्शन सेकंड बोल रहे हो? मोस्ट स्टेबल ऑप्शन सेकंड, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ये होगा ना, CFSC निकालो ना, इसकी ज्यादा नहीं आएगी, बिकॉज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बोलो क्या ये कहते हैं। और यहाँ पे Fe+3 में, Fe+3 में D5 में होता है, तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी, मतलब T2G में क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, और यही किसकी वैल्यू है, X की वैल्यू है, यानी कि X क्या है, 5 है। अगर X 5 है तो V2O5 होगा, और V2O5 क्या होता है? एम्फोटेरिक। देखो क्या सवाल, देखो बंदे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है भाई, मतलब लाजवाब है। जिस प्रोफेसर ने बनाया है ये पेपर, कसम से क्या सोच समझ के बना रखा है इस क्वेश्चन को, ये देखो, बट अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 14 पे चलते हैं। 14 ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्या, ऐसा है अलोंग द पीरियड? नहीं, 14 वाले की ज्यादा होनी चाहिए ना, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी पड़ती है, 13 की तो नहीं होगी, गलत है। सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाँ भाई सिलिकॉन में तो बड़े बड़े नेटवर्किंग सॉलिड्स होते हैं, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही। तो ये क्या पूछा है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ठीक है। अगेन कार्बोकटाइन पे दो को, मेरे को ना ये समझ नहीं आया, 2 क्वेश्चन उसने कैसे कार्बोकटाइन के दे दिए, मतलब 2 आ नहीं सकते हैं वैसे एक ही पेपर में, बट ठीक है, इन दोनों में से एक पाएगा, जहां तक मुझे लगता है ये वाला रहा होगा, ये वाला मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि ये उससे ज्यादा बेटर सवाल है। कोई नहीं, कर लेते हैं। बताओ ये फर्स्ट आयन इज मोर, क्या पूछा है, फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, किस केस में? पहले वाला ज्यादा स्टेबल है। चलो चलो चलो, करो करो करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फोर्थ। साहिल कह रहा है फर्स्ट, वरुण कह रहा है फोर्थ, बाकी बच्चे? मैम थर्ड शायद से। थर्ड वाला। शायद से, अच्छा ओके। यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो मेरा बेटा तुम लोग। चलो अब मैं बताती हूँ क्या मिस कर रहे हो। देख यहाँ पे तुमने क्या देखा मैम, 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक चीज तुम भूल गए, बैक बॉन्डिंग से कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, देख रहे हो? पढ़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट, पढ़ा होगा बेटा, कहीं ना Yes, कहीं पढ़ा ma'am. होगा, 101% पढ़ा होगा।
ठीक है, ये देखो ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग करेगा, तो बेटा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड वाले में भी ये देखो अलाइलिक, बोलो, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो थर्ड वाले में भी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। फोर्थ वाले में देखो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो ये रेजोनेंस में जाएगा इसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, CH3 उसको क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है, क्योंकि वो +I और +H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब बेसिकली कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पे NO2 है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ। थोड़ा सा सोच समझ के करना है बेटा, नेगेटिव ना करवा लेना। अगेन अच्छा सवाल, इस बार ऑर्गेनिक से अच्छे चेक पूछे हुए अभी। आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है नॉन एक्वस मीडियम में, मतलब पानी नहीं है इसमें, ठीक है, नॉर्मल अपना देखो, सोचो क्या हो सकता। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी, बताओ कौन सा वाला सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा? सेकेंड। प्रगति सेकंड क्यों होगा मेरा बेटा? मैं बताती हूँ, इधर आओ। फोर्थ वाला, सी वाला सबसे सी वाला क्यों बोल रहे हो तुम वैसे, बाय द वे इतना बेसिक होगा? देखो जो ये वाला है ना, रिजिड सिस्टम है, देख रहे हो ये, देख रहे हो ये यहाँ पे बंधा हुआ है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, बंधा हुआ है, दिख रहा है सबको? मतलब रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है तो क्या होता है, उस केस में बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है। पढ़ाई कौन सा, कैसे एडवांस में दे देते हैं, पता नहीं इसमें कैसे पूछ लिया, ये बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बी वाला तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ए और सी को ये देखो, यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अपना sp2 कार्बन है ये, और ये sp3 कार्बन है। sp2 की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये जल्दी से अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए, हाँ या ना में जवाब दो, जबकि ए में हो जाएगा। तो बी के बाद ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, बोलो, सी आएगा। क्या कहते हो? मैम ये कहते बी हो? वाला नहीं पता था, ये क्या बंधा हुआ है नाइट्रोजन वाला। देखो जब नाइट्रोजन आपका रिंग में बंधा होता है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं रिजिड, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रोटेशन नहीं हो सकती उसकी। और जब कोई चीज रिजिड होती है, कोई चीज बंधा हुआ का मतलब रिजिड, तो वहां पे उसके लोन पेयर कहीं घूम घाम नहीं सकते। पिरामिडल इन्वर्जन सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है? कोई नहीं, छोड़ो, अब मैं क्या बताऊं, 30 मिनट लग जाएंगे मेरे को। ठीक है, जब भी ऐसे कोई, ऐसे अभी सुन लो, जब भी कोई रिंग में बंधा हुआ, बेसिक आप देख रहे हो ना, 2 रिंग है यहाँ पे, साइक्लिक बाई साइक्लिक सिस्टम है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन बेसिकली पकड़ के क्या किया है इन्होंने, बांध दिया है। तो वहां पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो ज्यादा अवेलेबल होते हैं अच्छे से डोनेशन के लिए, दैट इज वाई बी वाला जो है वो ज्यादा बेसिक है। कोई बात नहीं, अगर लेट से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हें नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम 25 के 25 बना पाओ, चांसेस कम है। हाँ 25 में मैम ऐसा 18। नहीं लगता कि नाइट्रोजन सराउंडेड है तो वो लोन पेयर देगा ही नहीं, वो ज्यादा स्टेरिक है, ऐसा फिर भी से तो बोलो। मैंने तो ये मान लिया था कि नाइट्रोजन ज्यादा सराउंडेड है तो ये देगा ही नहीं, वो लोन पेयर बेसिक होगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, देगा, बेसिक होगा ये, नाइट्रोजन के लोन और फिर पेयर मैं यहाँ इस पे भी पे, वही बेट्स रूल टाइप लगा रहा था, फिर मैंने सोचा वो कार्बन पे होता है, लेकिन क्योंकि वो बेटा आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा ना, तो फिर अब मान लो कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा होता, तो हम अपने दिमाग से कोई ना कोई लगाते हैं कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो?
और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें BAC इसका क्या होगा मेरा बेटा, करेक्ट ऑर्डर होगा। वैसे मैम ये एनसीईआरटी में है ये नहीं जो भी कुछ भी, ना, ये नहीं है एनसीईआरटी में। ये ये एनसीईआरटी के मतलब डीप में भी जा रहे हैं और फिर बाहर भी जा रहे हैं, हाँ, ये एक तरफ एडवांस नहीं है ये। लेवल में पूछते हैं जनरली, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम वाला, बट ठीक है कोई नहीं। 17 करो मेरा बेटा। इसमें आपको बताना है करेक्टली इनकरेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी। यही होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है, तो Fe3+ की ज्यादा होनी चाहिए, Fe2+ की कैसे है? ठीक है ना, यही पढ़ते हो ना तुम लोग, एक एक Yes, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकालते जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। चलो 21 से लेकर 25 तक तुम्हारे वो थे, क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर बेस्ड। तो 21 करो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं क्रोमियम में जिसकी एल की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 और 2 है, उसमें तुम्हें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्रोमियम की, सारे बच्चे लिखेंगे। लिखो 24 होता है एटॉमिक नंबर। फोर एस टू 3D4 मत कर देना, सारा सवाल गलत हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ। है ना, पता है ना क्रोमियम कॉपर का एक्सेप्शन होता है। तो अब देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 1, एक तो इसकी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका होगा पी का, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 2 के लिए एल की वैल्यू डी, एल की वैल्यू जब 2 होती है तो डी होता है ऑर्बिटल, इसमें 5 है, तो कितने हो गए, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 विल बी द आंसर। आसान था ये या यस मुश्किल मैम, लगा? आसान था। बताओ भाई किसको क्या लगा, 20 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करो। ये वाला ना बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है कि पहले तुम्हारे प्रीवियस ईयर में नहीं आया, वो आया हुआ है। और ये फॉर्मूला अपने आप में एक, मैं बोलूंगी सुपर से डुपर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जीरो ऑर्डर के पीछे पड़ गए हैं वो, मैंने तुम्हें बताया था जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से सवाल आ रहे हैं। हाफ लाइफ दी हुई है तुम्हें 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, इसको मिनट में चेंज कर लो क्योंकि आगे मुझे मिनट की रिक्वायरमेंट है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन होगा कितना, 2 मोल पर लीटर। वो कह रहे हैं हाफ लाइफ बतानी है आपको जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 2 वाला 0.4 मोल पर लीटर। क्या आपने ये वाला रिलेशन पढ़ा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 पढ़ा है? यस दिस मैम, इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, बस वही करना है तुम्हें। लगा दो अब, ये लगा दो मेरा बेटा। चलो, तो टी हाफ ऊपर मैं लिख दूं डायरेक्ट 60 मिनट बाय नीचे एक्स मान लेते हैं क्योंकि वही हमें निकालना है। ऊपर कंसंट्रेशन कौन सी आएगी, A2 वाली, A2 वाली 0.5 है, A1 वाली 2 है, n-1, n0 है तो -1 हो जाएगा। इसको मैं पलट दूं, 2/0.5 लिख दूं, बोलो। हाँ मैम लिख दो ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 15, तो x कितना आ गया 15 मिनट। बोलो कितना आसान सवाल था ये, अगर फॉर्मूला पढ़ रखा है तो मुश्किल था ही नहीं है। 23 क्वेश्चन देखो बेटा, 23 वाला आसान है, देखो एक बार पढ़ो, आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा हुआ है।
आया कुछ समझ? देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे ब्रेक करोगे तुम? ऐसे करोगे? बोलो। Yes, ma'am. अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है, ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगी? क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, ये S बनेगा, ये 2S बनेगा, हाँ या ना? अब हमें क्या दिया हुआ है मेरा बेटा? pH दिया हुआ है 10, तो POH क्या हो जाएगा? 4, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻⁴। बोलो क्या कहते हो? यस तो मैम। यानी कि मेरे पास जो 2S की वैल्यू है वो कितनी है? तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 कितना होता है? 0.5 इंटू 10⁻⁴, या यू कैन से 5 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, क्योंकि सोलिबिलिटी किसमें है? मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ही तो होती है ये। तो मेरे पास क्या इसकी मोलैरिटी आ गई, हाँ या ना? आ गई? यस बोलो। मैम। तो बस मोलैरिटी आ गई मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁵। मोलैरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास x मिलीग्राम दिया हुआ है, मोलर मास कितना होता है इसका दिया हुआ है क्या? हाँ, 58 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है। बोलो क्या कहते हो? अब ग्राम को किस में चेंज कर लो? मिलीग्राम में कर लो, ताकि आंसर आपको, क्योंकि मिलीग्राम में देना है ना। कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करना है, एक बार करो मेरा बेटा। अच्छा ग्राम है ना, तो 1 ग्राम में कितने? 10⁻³ होता है ना, समझे? कोई बोला भी नहीं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया ये? 58 और 5 2.9 290 होगा ये। 290। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या ऑलरेडी? ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3। 2.9 आ जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे फिर? 3 लिख के आएंगे, ठीक है। होगा ऐसा, जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है ऐसा Yes, क्वेश्चन ma'am. आ सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 25 आप खुद करोगे। मैंने कल परसों वाली शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन कराया था ऐसा, याद करो। प्योरिटी वाला, जो क्लास रेगुलर अटेंड कर रहा है, ये आप खुद करोगे। ये वाला करो, ये करवा देती हूँ मैं। पढ़ना इसको, बहुत आराम से पढ़ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तुम्हें एग्जामिनर से प्यार हो जाएगा जो क्वेश्चन बना रहा है, सीरियसली। मतलब आप समझ रहे हो किस लेवल तक वो सोच रहा है। चलो, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आसान है, उतना ही आसान है मेरा बेटा। लेवल केमिस्ट्री का थोड़ा बढ़ रहा है वैसे, पिछले अगर मैं बात करूं इस बार, मतलब 15-16 तो बना पाएगा बच्चा, बट यस, सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बोलूंगी कि आसान है। देखो पढ़ो एक बार, पहले तुम पढ़ो। क्या लग रहा है, सोचो। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे। हाँ मैम लिख दो। जिसमें जो मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4, ठीक है। लिगेंड है अमोनिया और क्लोराइड। जब तुम इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लेते हो तो तुम्हें वो n मोल ऑफ AgCl दे रहा है, ठीक है, AgNO3 के साथ। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब दिया ही हुआ है, मानना तो पड़ेगा। और वो कह रहे हैं जो ये n है ना, n वो सेम है, किसके सेम है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, यानी कि BrF3 में जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होते हैं वही n का भी नंबर है। और BrF3 क्या होता है? 7 + 3 10/2, टी शेप होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। तो n की वैल्यू मतलब क्या आ रही है? बोलो। 4। 4 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 2। यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है मेरा बेटा, तो कॉम्प्लेक्स क्या आ रहा होगा?
जितने AgCl बाहर निकले हैं उतने ही Cl ब्रैकेट के बाहर होंगे? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे मेरे को, हाँ या ना में जवाब देंगे। ये पढ़ा है ना वर्नर थ्योरी में अपन ने, यस मैम। जो कि ऑक्टाहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और बाहर 2 Cl है, तभी AgNO3 के साथ रिएक्ट करके वो 2 मोल AgCl देंगे। जितने क्लोरीन बाहर होते हैं ब्रैकेट के उतने AgCl मिलते हैं। अब तुम्हें बताना है इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे। 2 ही पॉसिबल है, एक बार Cl को सिस पे लगा दो दोनों को और एक बार ट्रांस पे बना दो। और ध्यान रखना दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे तो इनएंशियोमर कंसिडर नहीं करना। अब तुम देखो ये क्या सवाल था, तुम खुद सोचो। केमिकल बॉन्डिंग भी घुसा दी, वर्नर थ्योरी भी डाल दिया, आइसोमेरिज्म भी डाल दिया, तो एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे हुए थे। तो आंसर विल बी 2। ठीक है जी, बोलो। NH3 के साथ 2 नहीं है? हाँ जी, फिर से बोलो बेटा। अमोनिया के आगे मैम 4 लिख दिया है, 2 आएगा। नहीं, 2 क्यों आएगा मेरा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन होगा ना। ठीक है, यस मैम। हाँ। और यहाँ पे क्रोमियम, कोई भी मेटल हो सकता है, मैंने क्रोमियम लिख लिया है, कोई भी मेटल हो, हमें नहीं पता क्रोमियम है कोबाल्ट है, बट कोई मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना इसलिए। ठीक है, चलो, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। तो जो अब शिफ्ट में 7 अप्रैल वाला पेपर कन्हैया सर जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। जो आपके पुरानी शिफ्टों में पेपर मतलब पुरानी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लीज उसको सीरियसली बैठ के रिवाइज कर लेना। ये नहीं कि जो चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसको भी पढ़ रहे हो, नहीं, जो चैप्टर पढ़ लिए, जो टॉपिक से वो सवाल पूछे गए हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस में लाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कुछ कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन है, VSCPR से सवाल कॉमन है ना, और ड्यूमास मेथड से इस शिफ्ट में नहीं दिखा, हो सकता है क्योंकि ये मैंने पूरे 25 नहीं हुए क्वेश्चन, 3-4 रह गए, क्या पता उन 3-4 में कोई ड्यूमास मेथड का हो, बाकी वो हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, ड्यूमास मेथड का हर शिफ्ट में आ रहा है, VSCPR वाला हर शिफ्ट में आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हर शिफ्ट में आ रहा है। समझ रहे हो? CFT से क्वेश्चन देखो आज भी आया इस शिफ्ट में, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। नेम रिएक्शन के भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अब देखो 1-2 में नहीं आए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता। टेस्ट वाले भी आ रहे हैं, तुमने नोटिस किया होगा, देखो आज आइडोफोम का उसने पूछ लिया। तो कुछ 6 से 10 सवाल तो ऐसे हैं जो प्रिडिक्टेड है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में वो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल पूछ रहा है। मोल कंसेप्ट में सिंपल मोल कंसेप्ट से पूछ रहा है, सिंपल, या तो प्योरिटी पे जा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है, इसके अलावा उसने कुछ और घुमाया ही नहीं। तो 6 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इन द सेंस वो वाले क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिसिटी के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, याद करो पहली शिफ्ट में उसने अमीन से पूछा था, अब इस शिफ्ट में थोड़ा सा बेकार सा पूछा है, बट पूछा तो है बेसिसिटी से क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान, आपको स्मार्टली काम करना है। अभी आप लोगों के पास 1-2 दिन है, अब 2 दिन में आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, है ना। आप लोग कंप्लीट नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, सारे केमिकल टेस्ट ये रिवाइज कर सकते हो। और थोड़ा रिलैक्स करो कि अगर आप पढ़े हो, 2 साल आपने मेहनत की है, 1 साल 1.5 साल आपने जितने भी मेहनत की है, अच्छा ही होगा। स्ट्रेटेजाइज करो चीजों को कि मुझे किस तरीके से करना है। जैसे मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करते थे, कैसे अटेम्प्ट करते थे, है ना, आपका स्कोर क्या आता था, क्या गलतियां करते थे आप वहां पे, कि अब जो आने वाला पेपर है वो रिपीट ना हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई नहीं करेगा इस टाइम पे, नए क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं करेगा, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे डिमोटिवेशन होता ही होता है। हमारे गलत हो जाता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन पे फोकस करोगे। जो डॉक्यूमेंट्स में टीचर्स ने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डाले हैं
उसको एक बार देख जाओगे, दैट्स इट। अपने माइंड को रिलैक्स करो, बस जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, और पेपर दे के आ जाओ, बाद में जो होगा देख। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं मिलूंगी अब बाद में आपसे बेटा, ठीक है। और अभी के लिए ठीक है, फिर इतना ही है। और अपनी प्रिपरेशन मतलब लाइक अपना रिवीजन करते रहो, ठीक है बच्चों।